आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं पहले एक ऐसे विषय के बारे में जिसने हड़कंप मचा दिया है। अभी तक हम लोग यही नहीं डिसाइड कर पाए कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप देखने को कब मिलेगा। इसी बीच सीएसआईआर एनएएल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि पहला प्रोटोटाइप तो जाने दीजिए, यहाँ पर दूसरे प्रोटोटाइप का काम शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और पहली उड़ान को लेकर ये जो बातें सामने आई हैं इनमें क्या सच्चाई है। क्या वाकई ये सब कुछ हो चुका है जो हमें नहीं पता? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट तेजस मार्क 2 अब एक ऐसे बड़े माइलस्टोन तक पहुंच चुका है जहां पर इसके पहले प्रोटोटाइप से आगे बढ़कर हम सेकेंड प्रोटोटाइप पर आ चुके हैं। जी हाँ, सीएसआईआर एनएएल ने पहली बार तेजस मार्क 2 के सेंटर फ्यूजलाज के जो कंपोजिट पार्ट्स हैं ये डिलीवर किए हैं। लेकिन सवाल ये है, ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों है और क्या अब तेजस मार्क 2 की स्पीड और टाइमलाइन बढ़ने वाली है और इससे इंडिया को डिफेंस इकोसिस्टम में किस प्रकार का फायदा देखने को मिलेगा? आइए समझते हैं। 30 अप्रैल 2026 यानी आज का दिन सीएसआईआर एनएएल ने, जिसको हम नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने तेजस मार्क 2 के लिए सेंट्रल फ्यूजलाज के पहले कंपोजिट सेक्शंस को डिलीवर कर दिया है। ऑफिशियली आडा यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये कंपोनेंट्स हैंड ओवर किए गए हैं। ये पार्ट्स खास तौर पर सेकेंड प्रोटोटाइप के लिए बनाए गए हैं। मतलब साफ है कि प्रोग्राम अब सिर्फ डिजाइन फेज में नहीं है बल्कि रियल मैन्युफैक्चरिंग फेज में एंटर कर चुका है। और यही चीज इस खबर को काफी महत्वपूर्ण बनाती है। अब समझते हैं कि आखिर सेंट्रल फ्यूजलाज होता क्या है और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है। सेंट्रल फ्यूजलाज एयरक्राफ्ट का बेसिकली उसकी बैकबोन माना जाता है। ये यहीं पर होते हैं इंजन माउंट्स, यहाँ पर होती है फ्यूल स्टोरेज, विंग अटैचमेंट पॉइंट्स, इसके अलावा इंटरनल जो सिस्टम रूटिंग है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आसान भाषा में बात करें तो अगर एयरक्राफ्ट की बॉडी एक इंसान है तो सेंट्रल फ्यूजलाज उसका दिल और उसकी रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए ये हिस्सा सबसे ज्यादा लोड बियरिंग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस को झेलता है और डिजाइन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप इमेजिन करिए, अगर यही हिस्सा मजबूत और हल्का बन जाए तो पूरा एयरक्राफ्ट ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और कुछ ऐसा ही यहाँ पर किया गया है। यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कंपोजिट मटेरियल्स। सीएसआईआर एनएएल ने जो पार्ट्स बनाए हैं वो एडवांस कंपोजिट से बने हैं। इसका फायदा ये है कि वेट रिडक्शन हुआ है, यानी वजन कम किया गया है। वजन कम करने से जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज्यादा अच्छी होगी। हाई स्ट्रेंथ इससे मिलेगी, काफी मजबूती मिलेगी, बेटर फटिग लाइफ हमें देखने को मिलेगी, यानी ये लंबे समय तक टिकाऊ होने वाले हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलने वाला है। इसका सीधा असर बेहतर मनूवरेबिलिटी, ज्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और ओवरऑल इंप्रूव परफॉर्मेंस पर होगा। मतलब तेजस मार्क 2 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है बल्कि एक नेक्स्ट लेवल फाइटर बनाने की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम है। अब बात करते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट की। पहले क्या होता था कि एचएएल अकेले ही मेजर प्रोडक्शन को संभालता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो मल्टीपल एजेंसीज हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी एचएएल अकेले नहीं है, एचएएल के साथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी सीएसआईआर एनएएल भी इसका हिस्सा है। इसे ही कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। इसका फायदा ये है कि बॉटलनेक्स यानी कि अवरोध काफी कम होंगे, प्रोडक्शन तेज होगा, रिस्क डिवाइड होंगे और सप्लाई चेन मजबूत होगी। यानी अब भारत जो है वो एरोस्पेस सेक्टर में इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच को अपनाने लगा है, जो हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। अब यहाँ पर एक सवाल भी है, क्या इससे तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन फास्ट होगी? इसका जवाब है निस्संदेह, बिल्कुल, काफी हद तक, क्योंकि मल्टीपल प्रोटोटाइप्स पैरेलल में बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिले कम होगी और टेस्टिंग जल्दी शुरू हो सकेगी। इसका मतलब ये है कि फास्टर फ्लाइट ट्रायल्स हमें देखने को मिलेंगे, फास्टर जो इंडक्शन है वो इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिलेगा। और यही इंडियन एयरफोर्स की अर्जेंट ज़रूरत भी है कि उन्हें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइटर जेट है वो मिल सकें, ताकि वो अपने जो अभी कॉम्बैट स्ट्रेंथ शॉर्टेज से जूझ रही हैं उसको फिल कर सके। और यहाँ पर इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट अगर हम देखा जाए तो वो सिर्फ तेजस मार्क 2 तक सीमित नहीं है। ये कैपेबिलिटी जो है ये फ्यूचर प्रोग्राम, जैसे कि हमारा एडवांस पीएम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इस पर भी अप्लाई होगी। और उसके लिए हम ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के ही जरिए एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं और ये फाउंडेशन निस्संदेह हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। कंपोजिट एरो स्ट्रक्चर्स हो गए, प्रिसीजन टूलिंग हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ये सब स्किल्स अब इंडिया में डेवलप हो रही हैं। मतलब इंडिया अब सिर्फ एयरक्राफ्ट असेंबल नहीं कर रहा है बल्कि कोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी मास्टर कर रहा है।
तो बिल्कुल अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि CSIR NAL द्वारा कंपोजिट फ्यूजलाज पार्ट की डिलीवरी सिर्फ एक कंपोनेंट हैंडओवर नहीं है, बल्कि ये इंडिया की ग्रोइंग एरोस्पेस कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस इकोसिस्टम और फ्यूचर रेडी मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमाण है। अब रिपोर्ट में हम बात कर लेते हैं अग्नि 6 प्रोग्राम के बारे में। अग्नि 6 को लेकर DRDO ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में हड़कंप मच गया है। हम सब इतना तो जानते हैं कि अग्नि 6 एक नेक्स्ट जनरेशन की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि 5 से ज्यादा लीथल होगी। लेकिन DRDO ने अब जो बोला है उससे चीजें कंफर्म भी हो गई हैं। अग्नि 6 भारत की अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जा रही है और ये अग्नि सीरीज में सबसे ज्यादा एडवांस वेरिएंट होने वाला है। अग्नि 5 से भी आगे की क्षमता इस मिसाइल से हमें देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार ने इस पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं करी है, लेकिन संकेत साफ हैं कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक डिफरेंस को मजबूत करना चाहता है। अब यहाँ पर DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत सर ने साफ कहा है कि अगर सरकार हमें आज मंजूरी दे दे तो हम अग्नि 6 को बनाने का काम बिना डिले के शुरू करेंगे। बिना देरी के हम इस काम को शुरू कर सकते हैं और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी पहले से विकसित है, रिसर्च और ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका है। लॉन्च करने में इसको ज्यादा समय DRDO को नहीं लगेगा। यानी अब जो बॉल है ये सरकार के पाले में है। अग्नि 6 की बात करें तो उससे पहले आपको जानना होगा अग्नि 5 के बारे में। अग्नि 5 की रेंज तकरीबन 5000 से 7000 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन अग्नि 6 इससे भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। संभवतः इसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर या उससे भी अधिक होगी। ये MIRV कैपेबिलिटी रखती है, यानी कि इसमें हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स देखने को मिलती है। यानी एक ही मिसाइल कई टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अलग अलग शहरों में या सैन्य ठिकानों को हिट करने की क्षमता इनके अंदर है। ये मिसाइल डिफेंस से बचाव में यहाँ पर पूरी तरीके से कैपेबल होगी। अग्नि 6 को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को चकमा दे सकती है। ये मनोरेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं। यहाँ पर डेकॉयज भी होंगे जो कि धोखा देने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर बेहतर टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। इसमें एडवांस प्रपोल्सन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम और नए मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा जो इसे ज़्यादा सटीक और सर्वाइवेबल बनाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि क्या ये मंजूरी पा चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि इसका अभी जो अंतिम हरी झंडी देना है वो सरकार की तरफ से ही आएगी। अब यहाँ पर सवाल ये भी है, जब सब तैयार है तो फिर ये प्रोग्राम शुरू क्यों नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि ये भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और ग्लोबल इमेज से जुड़ा है। सरकार को सोचना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी, आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा और इससे क्या जियो पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। इसीलिए अंतिम फैसला राजनीति नेतृत्व करता है। दिलचस्प बात यह है कि अग्नि 6 पूरी तरीके से एक नया प्रोजेक्ट नहीं होगा। DRDO पहले ही प्रपल्शन, गाइडेंस और मटेरियल साइंस में महारत हासिल कर चुकी है। अग्नि 5 से पहले प्रोग्राम में बहुत कुछ हमने तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर सरकार की मंजूरी की देरी है, उसके बाद ये प्रोग्राम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।